हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रिंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पुरानी सभी वीडियोस को देखा होगा और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स अब आपको पता लग गए होंगे। अब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे पुराने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो आपको उनके आंसर्स पता होंगे और बहुत अच्छे से आप लगा पा रहे होंगे। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक छोटा हो तो हम उसको अलग से कवर करेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, प्लीज़ उन 9 वीडियोस को जो हमने अभी तक अपलोड करी है हिस्ट्री की, वो सभी देखें ताकि हम आने वाले सभी लेक्चर्स को कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे से लिंक कर सकें। और प्लीज़ इनके नोट्स बनाते रहिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम अपना हिस्ट्री का सफ़र आगे की ओर ले जाएँ, हम आगे बढ़ें इस सफ़र में, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने 9 वीडियोस 9 लेक्चर्स हमने अभी अपलोड किए हैं अभी तक। उनमें हमने अभी तक हम वैदिक पीरियड पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। वैदिक पीरियड तक, वैदिक पीरियड में हमने एक चीज़ बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वैदिक पीरियड की, वो ये थी, जो मोटे तौर पे हम देखें तो आयरन की जो खोज हो गई थी, आयरन की जो इन्वेंशन हो गई थी, आयरन जो हमारे इंडियन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो गई थी। इंडियन सोसाइटी में आयरन के इंट्रोडक्शन से ये हुआ कि आयरन एक कंपैरेटिवली कॉपर के एक मजबूत धातु होती है, मजबूत मेटल होती है, जिससे क्या होता है शार्प हथियार बनाए जा सकते हैं। तो उसकी शार्पनेस से क्या हुआ कि हमने बड़े बड़े जंगल जो थे वो काटने शुरू किए। उन जंगलों को काट कर उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ कि जो हमारे जितने भी जंगल थे वो काटे गए, उन पे हमने जो है एग्रीकल्चर से क्या हुआ कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा। उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थे हमारे पास, उनको हमने इस्तेमाल किया खुद के खाने के लिए। अपने पूरे टाउन में जितने भी लोग थे उनका हमने पेट भरा है। उसके अलावा हमने सेना रखी है। ठीक है, तो बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए। 16 जो महाजनपद हैं वो उसी पीरियड की बात है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पॉलिटिकल कवरेज नहीं करेंगे उन 16 महाजनपदों की। आज हम उससे आसपास के उसके कंटेम्प्रेरी जो रिलीजियो फ़िलोसॉफ़िकल जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात हम करेंगे। जब भी हम रिलीजियो फ़िलोसॉफ़िकल डेवलपमेंट की बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, तो हमारे सामने 2 बड़े बड़े धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जब हम बात करते हैं तो इनके आने से क्या हुआ है, इनके आने से ये हुआ कि हमारी जो सोशल और जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी, जो पूरे का पूरा हमारा नज़रिया था समाज का, वो पूरा बदला। हुआ क्या था कि उससे पहले हमने देखा था वैदिक काल में वर्ण सिस्टम आया। वर्ण सिस्टम में हमने देखा कि प्रीस्ट, वॉरियर्स, उसके बाद में पीपल और उसके बाद में शूद्र, 4 वर्ण हमारे पास आए। ठीक है, जिनको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से भी कंपेयर करते हैं, वही हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत सारा एक जो है डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था कास्ट को लेके। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हमारी प्रथाएं थी वो एक दुष्प्रथाएं शुरू हो गई, जिससे क्या हुआ, जनता में बहुत ज़्यादा खिंचाव हुआ समाज में। उस खिंचाव के कारण जो क्षत्रिय समाज था, बेसिकली अगर हम देखें उसको, क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो ये दोनों धर्मों का जो उदय हुआ है, इसके पीछे क्षत्रिय समाज का एक तरह से ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मणिकल हमारे उस समय के प्रैक्टिसेस थी, उनके खिलाफ एक विद्रोह था। क्योंकि अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करें, इनके दोनों के जो, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, इनके जो संस्थापक थे गौतम बुद्धा भी क्षत्रिय क्लान से थे। और अगर हम जैन धर्म के असली संस्थापक, जो रियल फाउंडर जिसको हम कहते हैं, वो थे महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। वो भी एक क्षत्रिय क्लान से
रिलेटेड थे, उनके फादर भी क्षत्रिय थे। तो इसको हम अगर दूसरे एक नज़रिए से देखें तो ये एक तरह से एक विद्रोह था एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ। ठीक है, तो जब हम इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, दोनों धर्मों के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्धा से, बुद्धिज़्म से। तो गौतम बुद्धा की बात जब हम करते हैं तो गौतम बुद्धा जो हैं, इनका जो सबसे उनका पहला जो असली नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ये इनको हम बुद्धिज़्म का फाउंडर कहते हैं। इन्होंने बुद्धिज़्म की स्टार्ट करी, स्थापना करी इन्होंने बुद्धिज़्म की। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी। ये 563 के BC के आसपास इनका जन्म हुआ और ही वॉज अ शाक्य विच वॉज अ क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, अब लुम्बिनी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लुम्बिनी वॉज अ रिपब्लिकन सोसाइटी, रिपब्लिक था वहाँ पे, जो पॉलिटी थी उसकी वो रिपब्लिक थी। और इसका जिक्र हमें मिलता है अशोका के टाइम से भी, क्योंकि अशोका जो मगध के रूलर थे, द ग्रेट अशोका, एम्परर अशोका, वो लुम्बिनी गए 2248 BC में, यानी कि 248 BC में, और उन्होंने वहाँ पर एक पिलर इंस्क्राइब किया। उसमें इन्होंने जिक्र किया कि गौतम बुद्धा का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो ये सबको पता है कि जो अशोका थे वो बुद्धिज़्म के एक बहुत बड़े फॉलोअर बन गए थे बाद में। ठीक है, अब इनकी जो मदर थी सिद्धार्थ की, उनका नाम था माया, और वो कौशलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। ठीक है, गौतम बुद्धा जो है उनकी शादी जो है बहुत जल्दी में हो गई थी, बट उनको जो है उस मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था। और 29 साल की, यानी कि 29 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद में वो भटकने लगे सन्यासी बन के। ठीक है, तो उनको जो प्रॉब्लम थी, उनको जो लोगों की जो सफरिंग्स थी उनसे उनको प्रॉब्लम थी, उनसे उनको दुख हुआ, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने निकले। ये कहानी भी है एक पूरी कि वो एक बार हमेशा महल में रहते थे, महल के अंदर रहते थे, तो एक बार वो उन्होंने ज़िद की कि मुझे पूरा शहर देखना है, टाउन देखना है। तो टाउन के अंदर जब वो उनको लेकर गए तो उन्होंने एक एक करके उनके सामने जो है परेशान लोगों की लोग धीरे धीरे करके आने लगे। कोई गरीब आने लगा, कोई बीमार आने लगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति आने लगा, और एक डेड बॉडी भी आई उनके सामने। तो उन्होंने उस सबके लिए क्वेश्चंस किए कि इसको क्या हुआ है। तो उनको पता लगा कि इतनी सफरिंग है लाइफ में, और उसके बाद में उस सफरिंग का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, वो द रियल सॉल्यूशन ऑफ द सफरिंग ऑफ पीपल, वो उसको ढूंढने के लिए उन्होंने सन्यासी बने, वो घर छोड़ दिया उन्होंने। और एट द एज ऑफ 35 ईयर्स ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। उनको जो है बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 ईयर्स एज की एज में। एक पीपल के वृक्ष, गया में एक पीपल का वृक्ष है, उसको हम बोधि ट्री भी कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे इनको बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद से ये बुद्धा कहलाए। ये इनका एक जीवन काल था। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये हम मैप से हम देखें अगर, तो ये देखिए, ये पूरे हमारे उस समय के जो है जो टाउनशिप थी वो सब है। और ये हमारा यहाँ पर अगर हम देखें गौर से, तो ये देखिए, ये लुम्बिनी जो है, ये लुम्बिनी है, जहाँ पे ये रेड डॉट आप देख रहे हैं, ये लुम्बिनी है। ये इंसाइकल मैं कर रहा हूँ इसको, ये लुम्बिनी है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ, और ये टहलते हुए, भटकते हुए ये कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे बोध गया। ये बोध गया, यहाँ पर इनको बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट हुआ इनका यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से उसके बाद में ये गए, जब बौद्ध ज्ञान का प्राप्त हुआ तो उसके बाद ये बनारस के पास, वाराणसी के पास सारनाथ एक जगह है, वहाँ गए, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, ये मैप अच्छे से आप देखिएगा इसको, और देखिए, फर्स्ट sermon was delivered at सारनाथ नियर बनारस। ठीक है, ये हम बता ही चुके हैं कि उनका बनारस के पास एक सारनाथ में, ये इस जगह पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, अब सारनाथ जो है
बेसिकली इसको प्राचीन काल में मृगदवा कहते थे। मृगदवा मतलब डियर पार्क, डियर पार्क इसको बोलते थे। ये डियर पार्क थी जगह। एंड एज पर बाली लिटरेचर इट्स नेम वॉज इसीपटाना, इसीपटाना। ठीक है, तो मृगदवा और इसीपटाना ये दो नाम हैं सारनाथ के जो प्राचीन नाम हैं। तो ये नाम आप याद रखें क्योंकि यूपीएससी पूछती है, ये क्वेश्चन आते हैं कि प्राचीन काल किसका, और स्टेट पीएससीज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप यूपी पीएससी और बिहार पीएससी की बात करेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सब चीज़ों से। ये नाम इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बुद्धिस्ट संघा जो है, बुद्धिस्ट जो संघ है वो सारनाथ में ही सबसे पहली बार एग्जिस्टेंस में आया था, और ये बुद्धा ने ही शुरू करा था संघ। ठीक है, और उसके बाद में ही केप्ट ऑन वेंडरिंग और प्रीचिंग एंड मेडिटेटिंग फॉर 40 ईयर्स। इसके बाद में 40 साल तक ये अपना उसका जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। और ये केवल इन 40 सालों में केवल रेनी सीज़न जो होता था ये उसमें रेस्ट करते थे, अदरवाइज़ ये हमेशा भटकते रहते थे, प्रचार करते रहते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके रखें आप, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में सही या गलत के रूप में। ठीक है ना। और उसके बाद में जब वो 80 साल के हो गए, 80 ईयर्स की उनकी एज थी, तो उनका परिनिर्वाण यानी कि उनकी डेथ हुई कुशीनगर में 483 BC में। अब कुशीनगर हम देखेंगे तो दिस इज़ द कुशीनारा, कुशीनारा एंड कुशीनगर इज़ द सेम थिंग। दिस इज़ कुशीनगर। कुशीनगर में बेसिकली मल्ल किंगडम थी, उसका राज था है ना। मल्ल किंगडम जो था वो 16 महाजनपद जो थे हमारे, जो मैंने जैसे बताया कि जब हमारी जो है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से हमने आर्मी रखी तो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, महाजनपद स्थापित हुए। तो हम टोटल 16 महाजनपद हमारे स्थापित हुए थे, उनमें से एक ये मल्ल किंगडम भी था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी पीएससी में बहुत बार पूछा जाता है। कुशीनगर यूपी में पड़ता है और यूपी पीएससी बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछता है। वीपीएससी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, बिहार पीएससी में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो प्लीज़ इनको नोट करके रखें और इनको एनालिटिकली आप मैप में पॉइंट आउट करके रखें, और याद करने के लिए आपको ईजी रहेगा। उसके अलावा जब गौतम बुद्धा की जब हम बात करते हैं तो गौतम बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ हैं, अष्टांगिका मार्ग। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनमें अष्टांगिका मार्ग हैं। अष्टांगिका मार्ग जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए राइट ऑब्जर्वेशन, हमें करनी चाहिए। ठीक है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन राइट होनी चाहिए। राइट डिटर्मिनेशन हम करते हैं वो भी राइट होनी चाहिए हमारी। राइट स्पीच, हमें अच्छा बोलना चाहिए। राइट एक्शन, अच्छा कार्य करना चाहिए। राइट लिवलीहुड, हमें अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। राइट एक्सरसाइज, हमें व्यायाम हम जो कर रहे हैं वो राइट होना चाहिए। हमें हमारे जो जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब राइट होनी चाहिए। राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन, ये हमारे अष्टांगिका मार्ग हैं गौतम बुद्धा ने जो बताए। उसके अलावा बुद्धा प्रूव टू बी ए प्रैक्टिकल रिफॉर्मर हु टुक नोट ऑफ द रियलिटीज ऑफ द पीरियड। जैसे ही मैंने पहले कहा कि उस समय समाज में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ थीं और बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा था ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वर्णास। और उसके बाद में हमने देखा कि रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स क्यों हुए? क्योंकि ये जो बुद्धिज़्म था, जैनिज़्म था, इन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी। लोगों की सोरोइंग्स देखकर उस सोरोइंग्स का रियल कॉज जानने की कोशिश करी। तो लोग क्योंकि, और इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये उस समय प्राकृत भाषा और पाली भाषा में ये बोलते थे, तो संस्कृत सबको बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो इनका लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही लोगों के पकड़ की लैंग्वेज थी। तो आम जनता में ये बहुत फेमस हुए और बहुत इनका प्रचार हुआ। लोगों ने अपनाया बहुत अच्छे से बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को अपनाने से क्या हुआ कि उस समय जो सामाजिक परिदृश्य था वो बदला। तो एक तरह से ये एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म हुआ उस पीरियड में। ठीक है, उसके बाद में ही सेड दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोज एंड पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स। ठीक है, डिज़ायर यानी कि इच्छा,
इच्छा ही जो है सारी जो सोर्स हैं हमारी उनकी जो है उनको जन्म देती है, इच्छा। तो इन्होंने कहा रियल कॉज जो है वो डिज़ायर है। तो इन्होंने कहा कि जब हम अपनी डिज़ायर्स पे उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम कॉन्कर कर लेते हैं उन डिज़ायर्स को, तो उस कंडीशन को बोलते हैं निर्वाणा। एंड एट द स्टेज ऑफ निर्वाणा मैन विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है। उसके अलावा बुद्धिज़्म, अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें तो बुद्धिज़्म डजंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल। आत्मा और ईश्वर की एग्जिस्टेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इसको एक बिल्कुल एनसर्कल करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एनसर्कल करके रखें। काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिलीजन, ये उस समय की बात कर रहे हैं हम, 560 BC से 483 BC के बीच की बात करें। उस समय एक इंसान, एक व्यक्ति को ये बोल दे कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये उस समय की बात है, या उसको रिकॉग्नाइज इन्होंने नहीं किया है, एक रिवॉल्यूशन था। बुद्धिज़्म कंडेम द वर्णा सिस्टम, दिस वाज द रिवॉल्यूशन। उस समय बिल्कुल पूरी तरह से प्रैक्टिस बन चुकी थी वर्ण सिस्टम में, पर बुद्धिज़्म कंडेम द वर्ण सिस्टम एंड दैट्स वाई बुद्धिज़्म वॉन सपोर्ट ऑफ द लोअर क्लास पीपल। लोअर क्लास पीपल की संख्या ज़्यादा थी, तो इसका जो है बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ये फैलता गया। इसमें एक खास बात और है, अगर फीचर की बात हम करें बुद्धिज़्म की, कि इसमें वीमेंस जो थी, महिलाएं जो थी, वो ऑल्सो एडमिटेड टू द संघ। संघ में जो बुद्धिज़्म संघ था, बुद्धिस्ट संघ जो था, उसमें महिलाओं को आना अनुमति थी। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो अगर हम कंपैरिजन करें ब्राह्मणिज्म के साथ में, तो बुद्धिज़्म वाज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। उस समय ब्राह्मणिज्म की हम बात करें तो ये बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक था, मोनार्क था, बट बुद्धिज़्म वाज मोर डेमोक्रेटिक। अब जब हम लिबरल और लिबर्टी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब हम आज के डेट में हम देखते हैं कि हम उसको जो है रूट्स हम अमेरिका से जोड़ने लगते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ने लगते हैं कि लिबर्टी वहाँ से आई है, डेमोक्रेसी वहाँ से आई है, लेकिन दीज वर द रियल रूट्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हम उस समय भी डेमोक्रेट थे, हम उस समय भी लिबरल थे। आप देखिए हमारे यहाँ बुद्धिज़्म में हमने कितने साल पहले, हज़ारों साल पहले हमने बता दिया था कि डेमोक्रेसी कुछ होती है, लिबरलिज्म कुछ होता है। दैट वाज द बुद्धिज़्म। 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिज़्म वाज बुद्धा, संघ एंड धम्म। नॉट धर्म, इट इज़ धम्म। नॉट एम्फेसाइज्ड in the clap trap of philosophical discussion, like दूसरी अदर रिलीजन जो थे उनकी तरह ये philosophical discussion में नहीं फंसे। appealed to common people, इसीलिए philosophical discussion लोगों को अपील नहीं करता था। ये philosophical discussion के ट्रैप में फंसे ही नहीं, ये बिल्कुल सीधी बात करते थे, दो टूक बात करते थे। ये होता है, इससे ये होगा, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी जो इच्छा है वही आपकी जड़ है सारी समस्याओं की। सीधे बात करते थे, ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन में गए ही नहीं किसी चीज़ की, तो इसी वजह से लोगों को अपील भी किया। अब बुद्धिज़्म, जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो हमें आप बुद्धा के बाद में जो जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं उनका जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता लगता है बुद्धा के बाद में बुद्धिज़्म का क्या रोल रहा। बुद्धिज़्म के बाद में बुद्धा के बाद में पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो 483 में हुई, 483 BC में हुई। कहाँ हुई? ये हुई राजगृह, वो अभी मॉडर्न राजगीर जिसको हम बोलते हैं, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है राजगीर, दैट वाज उसका एंशिएंट नेम जो था वो राजगृह था। तो 483 BC, अगर हम पुराने हम देखें बुद्धा की जो लाइफ साइकिल है उसमें 483 में ही इनका परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ठीक है। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 483 में ही फर्स्ट काउंसिल भी हुई राजगृह। ठीक है, ये बिहार में राजगृह है, यहाँ पर इनकी
फर्स्ट काउंसिल हुई 483 BC में। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो हेड थे इस काउंसिल के, वो थे मेधा कश्यप। ठीक है। और उस समय जो राजा थे पूरे मगध के, जो किंग थे, वो थे अजात शत्रु। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिंक करिए। इनको लिंक करेंगे तो आप कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। इनको लिंक करिए, इनको आपस में मैच करिए। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में से बहुत पूछे जाएंगे, ये घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इनसे। जो फर्स्ट काउंसिल थी उसमें क्या हुआ, उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक कंपाइल किए गए। देखिए, ये हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, राजगीर की बात हम करें तो राजगीर जो है ये पटना और गया के जो सेंटर में है। नॉर्थ ऑफ द पटना, नॉर्थ ऑफ द गया एंड साउथ ऑफ द पटना के साउथ में, गया के नॉर्थ में ये एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम राजगीर है। और ये पटना के, ये गया के थोड़े ज़्यादा ये निकट है, पटना से थोड़ा दूर पड़ती है। तो ये इसकी लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है राजगीर की। तो ये यहाँ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में जब हम सेकंड काउंसिल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली 100 years आफ्टर फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 483 BC एंड सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC एट वैशाली भी बिहार में है, ठीक है। ये इसकी अध्यक्षता की थी सबा कमी ने। इसके अध्यक्ष थे सबा कमी। नोट करिए ये सारे पॉइंट्स, बिना नोट करे इनको कभी याद नहीं होंगे। आप कितनी वीडियो देख लेंगे, कितनी पढ़ाई कर लेंगे, इनको नोट नहीं करेंगे जब तक आप मैप नहीं डालेंगे, मैप में आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे यहाँ हुई। उस समय जो राजा थे मगध के वो थे काल अशोक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेकंड काउंसिल में क्या हुआ, सेकंड काउंसिल में जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, दो वर्गों में डिवाइड हुए। दो वर्ग कौन कौन से, स्थावृमिदिन और महासंघिका। स्थावृमिदिन और महासंघिका, दो वर्गों में डिवाइड हुए बुद्धा के फॉलोअर्स। अब अगर हम वैशाली की बात हम करें तो वैशाली देखिए कहाँ है। अब हमने देखा था कि राजगीर जो है वो पटना के साउथ में है और वैशाली जो है वो पटना के नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ पटना बट साउथ ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार। तो इस एरिया को जो हमने ग्रीन कलर से, हमने स्क्वायर ग्रीन कलर के बॉक्स में देखा है, बंद किया है, मैं आपको अनसर्कल भी कर देता हूँ अपनी डॉट से। ये देखिए, ये वैशाली है जो ग्रीन कलर की सर्कल बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। ये राजगीर है, ये वैशाली है। अब देखिए हम ऊपर की तरफ गए हैं, ये बुद्धा जो काउंसिल थी वो अब नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया। 100 years आफ्टर फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली, हेडेड बाय सभाकमी, एंड द किंग एट पर्टिकुलर टाइम वाज कालाशोक, एंड द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट डिवाइडेड इन स्थावृमिदिन एंड महासंघिका। उसके बाद में थर्ड काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड वो भी हम कह सकते हैं कि 100 years के आसपास की ही बात है, थोड़ा सा मोर देन दैट। थर्ड काउंसिल जो है 250 BC में हुई, 250 BC में हुई। और कहाँ हुई, ये पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, बिहार, जो पटना डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल भी है बिहार की, वहाँ पे थर्ड काउंसिल बुद्धिज़्म की हेड हुई, वहाँ पे हुई। और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र टिस्सा ने। मोगलीपुत्र टिस्सा, ये एकदम याद रखिए, इनको नोट करके रखिए। ये याद होने वाली चीज़ें नहीं है, इनको आपको नोट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कभी याद नहीं होंगी। उस समय के राजा जो थे मगध के वो अशोक थे, द ग्रेट अशोक, एम्परर अशोक। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है क्योंकि अशोक, ये दो जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुद्धिज़्म से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक की कोई क्वेश्चन आएगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसको आप दोनों जगह फिट कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी, कन्वेंशनल आंसर्स में भी आप ये कर सकते हैं इसको। बुद्धिज़्म में अशोक का योगदान जब कहेंगे तो उसमें भी हम बता सकते हैं। दूसरा अशोक का जो कुछ वो है उसमें भी हम बता सकते हैं। इसमें क्या हुआ, थर्ड काउंसिल में इंपॉर्टेंट चीज़ है, त्रिपिटका वाज कंपाइल्ड इन पाली। त्रिपिटका वाज कंपाइल्ड इन पाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, प्लीज़ इनको नोट करके रखें।
ये देखिए, अगर हम मैप की बात करें, वैसे तो पटना तो इजीली फाइंड आउट आप कर सकते हैं, बट फिर भी मैप में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कैपिटल भी है बिहार की, ये पटना है जो हमने ये पर्पल कलर से इंसर्कल किया हुआ है। उसके बाद में जो फोर्थ काउंसिल है बुद्धिज़्म की, फोर्थ काउंसिल जो है उसको काफ़ी साल तक नहीं हुई। 250 के बाद में सीधे 72 AD, फर्स्ट सेंचुरी AD में हुई। ठीक है, फोर्थ काउंसिल ये कहाँ हुई? ये कुंडलवन, श्रीनगर के पास एक जगह है कुंडलवन, कश्मीर में, ये वहाँ हुई। अब ये बिहार से सीधे हम कश्मीर पहुँच गए। पीरियड देखिए 250 BC से सीधे 72 AD। उस समय राजा कौन था? कुषाण वंश का राजा कनिष्क उस समय राजा था। ठीक है ना। अब इसके जो हेड थे काउंसिल के, अध्यक्षता इसकी की थी वासुमित्र ने, एंड उसके जो डेप्यूटी थे वासुमित्र के, वो अश्वघोष थे। इसमें क्या हुआ? फोर्थ काउंसिल में बुद्धिज़्म हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ। जो हम आज तक देखते हैं बुद्धिज़्म के दो टाइप, हीनयान और महायान, वो उस समय डिवाइड हुए थे फोर्थ काउंसिल में 72 AD में जो हुई थी संपन्न कुंडलवन नियर श्रीनगर कश्मीर में। कनिष्क उस समय राजा थे और उसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। अगर हम देखेंगे मैप में श्रीनगर, अब ये देखिए ऑरेंज कलर से हमने इंसर्कल किया हुआ है इसको, ये देखिए यहाँ पर ये एरिया है कश्मीर का। ठीक है, अब हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, उसके बाद में हम, क्योंकि सेम पीरियड है, कंटेम्प्रेरी हम देखेंगे, उसी पीरियड की बात है। जैनिज़्म में महावीर स्वामी की बात हम करते हैं। महावीरा, he was also like Gautam Buddha. He was actually real founder of Jainism. He was not the only Tirthakar of Jainism. He was actually 24th तीर्थकर, 24वें तीर्थकर थे वो जैन धर्म के। पहले तीर्थकर नहीं थे, दूसरे नहीं थे, 24 उनसे पहले 23 तीर्थकर और रह चुके थे, और जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ, लेकिन रियल फाउंडर जो हम कहते हैं जैन धर्म के, वो वर्धमान महावीर को कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन वैशाली, बिहार। वैशाली हमने अभी देखा, ये देखिए वैशाली, ये देखिए ग्रीन कलर से हमने किया हुआ है। ये इस जगह पर जहाँ पर सेकंड काउंसिल हुई बुद्धिज़्म की, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई सेकंड, वहाँ पर हमारे महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो ये बहुत ही पवित्र स्थल है वैशाली, अगर हम बात करें तो। ठीक है, इनका जन्म हुआ लगभग 540 BC में, जबकि सेकंड जो काउंसिल हुई थी बुद्धिस्ट की, वो हुई थी 383 BC में। हिज फादर सिद्धार्थ बिलोंग टू अ क्षत्रिय क्लान लाइक गौतम बुद्धा ऑल्सो। उनकी भी जो है, वो जो फादर थे वो भी क्षत्रिय क्लान से थे, शाक्य कुल के। ठीक है, और वैशाली की अगर हम बात करें तो एंशिएंट कैपिटल थी ये वज्जी कॉन्फेडरेशन की। ये भी एक रिपब्लिकन थी, और ये रिपब्लिकन थी, विश्व की सबसे पहली रिपब्लिक सिटी थी, रिपब्लिक किंगडम थी ये, जिसका नाम था वज्जी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की पहली हमारी जो रिपब्लिक थी वो वज्जी थी। ये देखिए, हम आज की बात करते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और लिबर्टी, इन सब की बात करते हैं। हमारे देखिए रूट्स कितने जो है विशाल थे उस समय, हमारे कितने पुराने और कितने विशाल रूट्स हैं। अपने रूट्स को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वर्धमान महावीरा की अगर हम बात करें तो एट द एज ऑफ 30 ही बिकेम एन एसेटिक। वो सन्यासी बन चुके थे 30 साल की उम्र में, एंड एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, 12 साल तक वो भटकते रहे, और 42 साल की जब उनकी उम्र थी, ही अटेंड ओमनीसेंस। उनकी जो बुद्धा को जो नॉलेज मिली, परम ज्ञान मिला, उसको हम एनलाइटमेंट बोलते हैं, और जो महावीरों को जो इनको जब परम ज्ञान मिला उसको हम ओमनीसेंस बोलते हैं, हिंदी में उसको कैवल्य बोलते हैं। और ये किस जगह पर मिला? ये मिला मॉडर्न बिहार में, एक मॉडर्न जमुई ज़िला है, जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जिसको पुराने ज़माने में जिम्बिग्राम बोला जाता था। एंशिएंट नेम ऑफ जमुई वॉज जिम्बिग्राम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है, इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोगों को नहीं पता होता, जिम बिंग्राम याद भी नहीं होते हैं नाम ये सब, प्लीज़ नोट डाउन करके रखें, इन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में। इन हिज डेज ऑफ वेंडरिंग ऑफ 12 years ही नेवर स्टेड होम मोर देन 1 day in a village and not more than 5 days in a town। वो 5 दिन से ज़्यादा किसी शहर में नहीं रुके हैं और 1 दिन से ज़्यादा किसी गांव में नहीं रुके हैं इन 12 साल में। और ही नेवर चेंजेस क्लॉथ्स फॉर 12 years, एक ही कपड़ों में पूरे 12 साल बिताए उन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकी फैमिली की, तो बेसिकली जो ये एक रिलेटिव थे बिंबिसार के, बिंबिसार मगध के राजा थे, रॉयल फैमिली थी बिंबिसार, उससे रिलेटेड थे ये। उससे रिलेटेड इसलिए थे, अब ये मैं ट्री आपको बता रहा हूँ इनकी फैमिली की कैसे थी। इनकी मदर थी, इनका नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी वह महावीरा की मदर थी, और उनके भाई थे त्रिशला के, उनका नाम था चेतक। वो एक्चुअली लिच्छवी राज्य था, उसके प्रिंस थे चेतक। चेतक की डॉटर थी चेतका, चेतक की जो एक डॉटर थी, उनका नाम हमें नहीं पता है, पर उनकी जो डॉटर थी, उनकी जो शादी हुई थी, शी वॉज मैरिड टू बिंबिसार, जो किंग थे। तो बिंबिसार बेसिकली, बिंबिसार इनके एक तरह से ये रिलेटिव थे, इनकी ममेरी बहन के पति थे बिंबिसार, ठीक है। तो ये एक थ्योरी ये भी कहती है कि महावीरा बिकॉज ऑफ इनके जो कनेक्शन थे वो रॉयल फैमिली से थे उस समय की, तो इनको आसानी थी, ये जगह जगह जाकर अपने धर्म को फैला सकते थे। तो ये बहुत अच्छी इनके लिए बात रही, इस धर्म को फैलाने की इनकी जो कोशिशें थी वो इसलिए आगे भी बढ़ती रही। और बिकॉज ऑफ इस अटेनमेंट ऑफ कैवल्य, उनका जो कैवल्य का जो ज्ञान उनको मिला, उसके कारण इनको जो है, इनको क्या बोलते थे, इनको जिना बोलते थे, जिना, और द ग्रेट हीरो और महावीरा। तो इनको जो जिना बोलते थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको जैनास बोलने लगे, ठीक है ना। तो जहाँ भी JINA लिखा मिलेगा आपको, तो जिना मीन्स महावीरा ओनली, महावीर स्वामी, तो उनको महावीर को ही जिना बोलते हैं। और जैनास जब मिलते हैं तो उनके फॉलोअर्स को जैनास बोलते हैं, ठीक है। ही प्रोपेगेटेड हिज रिलीजन फॉर 30 years इन कौशल, मगध, मिथिला, चंपा और एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पर इन्होंने 30 साल तक अपने रिलीजन का प्रचार किया, धर्म प्रचार किया, जैन धर्म का। और एट द एज ऑफ 72 years इन 468 BC ही पास्ड अवे एट द प्लेस कॉल्ड पावपुरी नियर मॉडर्न राजगीर। अब राजगीर हम देख चुके हैं पहले कहाँ है। राजगीर की बात करें तो देखिए राजगीर कहाँ पर है, ये राजगीर है, ये जो हमने ब्लू कलर से रेड डॉट है ये वाला, ये राजगीर है, ठीक है। यहाँ पर इनका ये भी अब दोनों पॉइंट, ये दोनों जो हमने ग्रीन और जो ब्लू हमने से ये रेक्टेंगल में जो हमने करा हुआ है, दोनों ही प्लेसेस बौद्धिज्म और जैनिज्म के बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लेसेस बन चुके हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इनको ये जैन धर्म में भी पूछे जाएंगे, बौद्ध धर्म के बारे में भी पूछा जाएगा, तो इनको पॉइंट आउट प्लीज़ करें और हमेशा अपने नोट करके रखें। और जब भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, इनको मैप को ज़रूर आप रखेंगे साथ में, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है ना, मॉडर्न राजगीर में इनकी 468 BC में 72 years की एज में इनकी मृत्यु हो गई। ही पास्ड अवे। और जैन धर्म के डॉक्ट्रिन की बात हम करें तो इन्होंने 5 जो है टोटल डॉक्ट्रिन है। महावीर से पहले, वर्तमान महावीर से पहले 4 डॉक्ट्रिन थी, 5वीं डॉक्ट्रिन इन्होंने ऐड की। तो इनकी जो टोटल डॉक्ट्रिन हम बताते हैं वो है डू नॉट कमिट वायलेंस, सेकंड इज़ द डू नॉट स्पीक अ लाई, थर्ड इज़ द डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है, चौथी है, फोर्थ है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। और जो 5वीं जो महावीर ने जो ऐड करी है, महावीर स्वामी ने जो ऐड करी है, वर्धमान महावीरा ने जो ऐड करी, वो है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दैट वाज एडेड बाय महावीरा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है एकदम नोट करके रखिए, ठीक है। वर्धमान महावीरा जो है उन्होंने
जैन धर्म के बारे में जो बताया उसके हिसाब से जैन धर्म अटैच टू अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू अहिंसा, नॉन इंजरी पे बहुत ज़्यादा जैन धर्म का इम्पोर्टेंस रही है कि जो भी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनको इंजरी नहीं पहुंचानी है, उनको हाथ नहीं करना है उनके ऊपर। ये इस पे बड़ा ज़्यादा ध्यान रहा है जैन धर्म का पूरे। तो जैनिज़्म जो है रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये बहुत मिसकंसेप्शन है, ये गलत कई जगह लिखा हुआ है, लोग भी गलत पढ़ते हैं कि इन्होंने भगवान की, ईश्वर की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया ये, लेकिन सच बात ये है कि जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट गॉड वॉज प्लेस्ड लोअर टू जिना। गॉड को उन्होंने जिना मीन्स महावीरा से नीचे स्थान दिया है। महावीरा को जो है गॉड से भी ऊंचा स्थान जैन धर्म में दिया गया है। और डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। जैन धर्म ने वर्ण सिस्टम को, वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए, और ये आपके फंडे क्लियर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अदरवाइज प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और इसको गलत करके आएंगे लोग। बुद्धिज़्म कंडेम्ड द वर्ण सिस्टम, नॉट जैनिज़्म, ठीक है। और जैन धर्म के जो फॉलोवर्स थे वो इमेज वर्शिपर्स नहीं थे शुरुआत में। हमें आज बहुत सारी जैन धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं, जैन गॉड्स की मूर्तियाँ मिलती हैं, बट जैन की जो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इनिशियली इमेज वर्शिपर्स नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब जैनिज्म मेनली एम्स एट अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। दुनियादारी के सभी बंधनों से मुक्ति की बात जैन धर्म में कही गई है। एंड दिस फ्रीडम कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू 3 ज्वेल्स और 3 रत्ना ऑफ जैनिज्म। जो 3 रत्न हैं जैनिज्म के वो हैं राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ठीक है। तो ये राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। ये नोट करिए और इनको बिल्कुल याद कर लीजिए। एंड जैन धर्म प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिसेस ऑफ वॉर एंड इवन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो वायलेंस से रिलेटेड हैं, ये जीव हत्या से रिलेटेड हो गए। और जीव हत्या जैन धर्म में बिल्कुल बैंड है, और जैन्स जो हैं वो जीव हत्या के एकदम खिलाफ होते हैं। इसीलिए वो वॉर की प्रैक्टिस और एग्रीकल्चर दोनों के खिलाफ थे, क्योंकि इनका मानना था एग्रीकल्चर में छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो बैक्टीरियल्स होते हैं, वो भी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के वो खिलाफ थे। इसी कारण से जैन धर्म में जो उन्होंने प्रोफेशन, बेसिकली एज अ प्रोफेशन उन्होंने जो अपनाया वो ट्रेड को अपनाया, ठीक है ना। मर्चेंटाइज उन्होंने जो प्रोफेशन थे उनको अपनाया, ट्रेड को अपनाया, ठीक है। इनिशियली जैनिज्म was failed to attract the masses, most probably because the Jainism was very harsh in practices, बहुत tough practices थी। Normally people जो है वो इतनी ज़्यादा वो कर नहीं पाते थे, उनकी जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाती थी, तो वो उसको इसी वजह से वो कर नहीं पाए। लेकिन जहाँ पे ब्राह्मणिज्म वीक था, मोस्टली इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, वहाँ पर सब जगह जैन धर्म अच्छे से फैला। और इसमें हम अगर बात करें हिस्टोरिकल जो फैक्ट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, मगध के जो रूलर थे, जिनको चाणक्य ने मौर्य जो मगध राज्य की कुर्सी पर बैठाया था, तो महापद्मनंदा को हराकर वो कुछ कुर्सी पे बैठे थे। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। इनका जो पीरियड था वो था 322 to 298 BC, है ना। और इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था और फिर ये कर्नाटका चले गए, कर्नाटका मैसूर में चले गए, जहाँ पर इन्होंने जैन धर्म अपनाया। उसके बाद में अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की टोटल 2 काउंसिल्स हुई हैं। पहली जो काउंसिल हुई है वो 3rd सेंचुरी BC में हुई है,
और ये हुई है पाटलिपुत्र यानी कि मॉडर्न पटना में। पटना का हमने देखा है, ये देखिए पटना, ये हमने देखा पटना। यहाँ पर ये जैन धर्म की पहली काउंसिल हुई है 3rd सेंचुरी BC में, और इसको जो चेयर किया, इसके जो हेड थे वो स्थूलभद्र थे, स्थूल बाहु जो थे वो इसके जो है हेड थे। और इस पहली काउंसिल में 12 अंग जो हैं वो कंपाइलेशन शुरू हुई इस समय, जो फर्स्ट काउंसिल थी। ठीक है, अब ये 3rd सेंचुरी BC जो है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 200 BC से 300 BC की बात हम कर रहे हैं। तो ये पीरियड जो था, ये आप देखेंगे 298 BC के आसपास, ये वो पीरियड था जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम पीरियड था। ठीक है, अब इसको गौर से देखिएगा आप, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसमें ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो ये फर्स्ट काउंसिल हुई थी, इसी पीरियड के दौरान मगध में पाटलिपुत्र जहाँ की राजधानी थी, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे मगध के, और पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी। और ये क्या था कि उस समय मगध में बहुत भीषण बाढ़ आ गई थी, क्योंकि जो जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिसेस हार्श थी उनकी। तो उस समय क्या हुआ, तो ये जो जैन धर्म थे, ये जैन धर्म के जो 2 फॉलोअर्स थे, ये 2 भागों में बट गए थे। हुआ क्या था कि बाढ़ आने के बाद में काफ़ी लोग वहाँ से छोड़कर चले गए थे और मैसूर की तरफ चले गए थे, जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे कर्नाटक मैसूर की तरफ। तो ये 2 भागों में, 2 वर्गों में बट गया था इस काउंसिल के बाद में। जैन धर्म के जो फॉलोअर्स थे, तो जैन धर्म के 2 फॉलोअर्स जो 2 भागों में बटे थे, वो उनके नाम थे श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो इसी बीच में 12 अंग जो थे वो कंपाइलेशन शुरू हो गई थी। तो ये पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पटना की। और जो सेकंड काउंसिल थी वो 6th सेंचुरी AD में हुई। ये हुई हमारी वल्लभी, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास का एरिया, वल्लभी गुजरात में। और इसके हुई 6th सेंचुरी AD। आप देख रहे हैं 3rd सेंचुरी BC और 6th सेंचुरी AD, बहुत ज़्यादा गैप है फर्स्ट काउंसिल में और सेकंड काउंसिल में। तो ये अराउंड 513 AD के आसपास है। तो ये गुजरात में हुई, वल्लभी में। और इसमें क्या हुआ कि जो 12 अंगास एंड 12 उपंगास जो थे जैन धर्म के, वो फाइनलाइज हुए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अपनी अभी लेक्चर को अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगले लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, और उसके बाद में 16 महाजनपद के बारे में हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे, कैसे कैसे 16 महाजनपद हुए, और किस में मगध जो किंगडम थी वो किस तरह से इतनी ज़्यादा बड़ी किंगडम बनी, और उसने क्या क्या हुआ उसमें। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इससे पहले कि हम समाप्त करें इसको, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस YouTube चैनल हेल्पिंग ब्रेन्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।